नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दिखा रहे हैं जो दूसरों से अलग है, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमें मंजिल तो मिलती है, हम अपने मुकाम तक भी पहुंचते हैं, लेकिन यदि हम खुशियां बांटते हुए, किसी का भला करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज एक ऐसे ही शख्स से। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद पी नीमा जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप डायरेक्टर भी हैं अपने क्लिनिक के। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। बहुत बड़ा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर को हमेशा ही सब लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और वही जब किसी के काम आ जाते हैं, बिना शुल्क लिए अपनी मर्जी से वहां तक पहुंचते हैं जहां तक पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले बात करते हैं उनके बारे में ही कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप हमें बताएं कि आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है और इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? जी, मैं बचपन में जब मैं देखता था कि समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान किसको हासिल है, और मैं अपने बड़ों से भी सुनता था या घर में उस समय डॉक्टर घर पे विजिट करते थे, तो मैं देखता था कि सबसे अपार्ट फ्रॉम कि पैसा किसके पास ज़्यादा है ऐसा नहीं, जो डॉक्टर्स होते थे जब घर पे आते थे तो उनका सम्मान इतना किया जाता था कि ऐसा लगता कि वो भगवान घर पे आए। बिल्कुल। और वो जब सेवा करते थे तो उनका सम्मान पूजा के बराबर हो जाता था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, और औसत दर्जे का विद्यार्थी था मैं, पर जब ये डॉक्टर बनने की लगन लगी जी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कड़े परिश्रम से ही हम लोग ये परीक्षा पास कर सकते हैं। जी। और फिर मैंने डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है, प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह दिए, और इस प्रकार मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और MBBS करने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, जी। तो उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करना चाहिए और किस प्रकार अपने करियर को इस्टेब्लिश करना चाहिए। जी। तो सबसे पहले मैं मेडिसिन्स में हाउस जॉब करके इंग्लैंड मेरे को परीक्षा देने जाना था और वहीं पे सेटल होना था, क्योंकि मेरे वहाँ पे कजिन्स रहते थे। इसी दरमियान एक ऐसा कैंप हुआ जिसमें ऑर्थोपेडिक के उस कैंप में बच्चों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जा रहे थे। तो उस कैंप में जाकर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं करना है, मुझे केवल इन बच्चों की सेवा करना है। क्या बात है। और वहाँ से मेरा लक्ष्य बदल गया और मैंने निर्धारित कर लिया कि मुझे हड्डी रोग विशेषज्ञ बनना है और इन बच्चों की सेवा करने के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ बनना है। क्या बात है। तो मैंने अपना सब्जेक्ट लाइन चेंज किया। मैं जहाँ एक फिजिशियन बनने वाला था वहाँ से एक सर्जन बन गया। क्या बात है। क्योंकि मुझे लगा कि सर्जन में सृजन करने की क्षमता होती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। सर्जन में सृजन कर सकते हैं। एक बात सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपने अपना लाइन ही पूरा बदल दिया। कहते हैं कि नियति जो है वो भी बहुत कुछ करा देती है। तो मुझे आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो आपको वहाँ पर लेके गई कैंप में, और आपकी पूरी लाइन ही बदल गई। जी। वो कैंप में जाना एक तरह का संयोग था, और आज मुझे लगता है कि वो मेरा सौभाग्य था। क्या बात है, क्या बात है। ये सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमें कुछ करना है, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे, आपका लक्ष्य कुछ और निर्धारित था, लेकिन बीच में ही किसी ऐसी घटना को देखते हुए आपने ये निर्धारित कर लिया कि नहीं, अब मुझे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचना, मेरा लक्ष्य ही बदल चुका है और मैं जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता हूं जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाए। तो सर, आपने उस कैंप में ऐसा क्या देखा था, या ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिल को छू गई थी कि आपने ये अपना लक्ष्य बदल लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं देख रहा था कि उस कैंप में 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के ऑपरेशन हो रहे थे। जी। वो बच्चे जो ज़मीन पे चल नहीं पाते थे, उस समय मैं बात बता रहा हूँ 1987, 1987, वो एक अलग भारत था उस वक्त। जी। तो उन बच्चे जो रेंग के चलते थे, तिरछे चलते थे, लकड़ा करके चलते थे, उन बच्चों के ऑपरेशन हो रहे थे, और वो उनकी भीड़ लगी हुई रहती थी, क्योंकि उस समय पोलियो हमारे यहाँ बहुतायत में था। बिल्कुल।
वो उनके ऑपरेशन उस कैंप में हो नहीं पाते थे क्योंकि डॉक्टर्स की कमी थी। जी अच्छा, एक कैंप में कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, उससे उसकी एक क्षमता होती है, बिल्कुल। उस क्षमता से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो उन बच्चों की भीड़ लगी रहती तो बहुत सारे बच्चे निराश लौट जाते थे। और जब ऑपरेशन हो जाता था तो ऐसे एक विजयी मुस्कान उनके चेहरे पे होती थी कि मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं चल सकूंगा, मैं दौड़ सकूंगा, मैं इस समाज में उच्च स्थान हासिल कर सकूंगा, बिल्कुल। मैं आत्मनिर्भर बन सकूंगा। तो ये सब बातें जब उनकी फीलिंग्स मैंने महसूस की तो मुझे लगा कि यही एक बात है कि क्या हम बच्चों को अगर सेवा करके उनको आत्मनिर्भर बना देंगे तो ये सिर्फ समाज की सेवा नहीं है, जी ये देश की सेवा भी है। बिल्कुल। क्योंकि हम एक नागरिक को सक्षम बना रहे हैं। आज हम सक्षम भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, तो वो ख्याल मेरे जीवन में, मेरे दिल में उस वक्त आया था जी। कि इन बच्चों की सेवा करूंगा। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि बच्चे जो रहते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग बुजुर्गों के पांव छूते हैं जी और बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। क्या कभी आपने एक बच्चे को एक चॉकलेट देख के मुस्कुराते हुए देखा है? वो मुस्कुराहट नहीं, वो आपके प्रति आशीर्वाद है उसका। जी बिल्कुल सही। और अगर अपन ऑपरेशन करके उसको सक्षम बना देते हैं तो कितना बड़ा आशीर्वाद वो देगा, इसकी कल्पना करना क्या चाहिए। बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये विचार ही इतने खूबसूरत हैं कि किस तरह से पूरा जो आपका जीवन था आपने समाज सेवा के लिए ही अर्पित कर दिया और यही सोच का कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनूंगा और बच्चों के लिए कुछ अलग करके दिखाऊंगा। उन बच्चों को देखने के बाद, उनकी मुस्कुराहट को देखने के बाद आपने ये निश्चय किया। सर, ये खुद से ये करने में आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि हम एक चीज़ का निश्चय करते हैं लेकिन उसको फलस्वरूप पहुंचाने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो निःशुल्क ऑपरेशंस करने के लिए भी आपने खुद को किस तरह से तैयार किया और कितनी मेहनत की? सबसे पहले तो मैं वहाँ पे जो ऑपरेशन करने की टीम थी वो डॉक्टर संचेती जी जो रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है इंडिया के, उनकी टीम कर रही थी। तो मैं सर के पास गया, उनसे मैंने कहा मुझे ऑर्थोपेडिक में ट्रेनिंग करना है, डिग्री लेना है। तो उन्होंने कहा अभी सीट खाली नहीं है। मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया, 1.5 साल तक इंतज़ार किया। वहाँ से मैंने डी ऑर्थो किया, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश का प्रथम DNB, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन ऑर्थोपेडिक बना जी 1991 में। तो 4 साल मेरे डिग्री लेने में निकल गए। आर्थिक रूप से मैं इतना सक्षम नहीं था, जी तो एक किराए का, क्योंकि मुझे लगा कि क्लिनिक करके सेवा नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्लिनिक पे एक लिमिटेशन होती है। अब जो आएगा उसका, मान लो आपने उसको बिना निःशुल्क देख भी लिया, पर इलाज तो या सर्जरी तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमने छोटा सा हॉस्पिटल डाला। ये एक बहुत मॉडेस्ट शुरुआत थी, जी एक छोटा सा हॉस्पिटल जो किराए का था। सर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब आपने ये हॉस्पिटल? 1991 7 अप्रैल। जी, क्या बात है, 7 अप्रैल डेट, क्योंकि इतनी खास दिन है वो याद भी है। 7 अप्रैल 91 का वो दिन था जिसने सर ने आपने हॉस्पिटल डाला था और इसकी शुरुआत की थी, आपकी समाज सेवा के करियर की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे मैंने जब 7 अप्रैल को हॉस्पिटल डाला, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है या मुझे कितना फाइनेंशियल प्रेशर है। मैंने सोचा सेवा करना चाहिए। जी तो मैं शनिवार रविवार को कैंप करने जाता था जी और अपने कैंप करने के लिए मैं शनिवार को सुबह निकलता था और रविवार की रात को या सोमवार को सुबह अपने हॉस्पिटल वापस पहुंचता था। और उन बच्चों को निःशुल्क, पहले मैंने निःशुल्क कैंप किए जी और बच्चों को अपने हॉस्पिटल बुलाने के लिए कार्ड दे के आता था, उनको लेटर दे के आता था। उस समय जिस अंचल में हम जाते थे, आदिवासी अंचल, वनवासी अंचल में, जी वहाँ के लोग शहर में नहीं आते थे क्योंकि शहर में आने में उनको एक तरह का भय था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं। जी तो वो जब नहीं आते थे तो मैंने कहा अपन बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे, तो क्या कारण है? बोले वो नहीं आएंगे, उनकी एक तो गरीबी बहुत है, आने जाने का किराया तक नहीं है उनके पास, और दूसरा वो शहर में आने से भय खाते हैं। तो फिर मैंने विचार किया कि मैं वहीं जाके उनके ऑपरेशन करता हूँ। तो जो छोटे छोटे गांव जहाँ टीटी के ऑपरेशन होते थे, उन गाँवों में जाके मुझे सरकार से जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, जी इनसे मेरे को सहायता मिलती थी। इन मंत्रालय से और कलेक्टर साहब के द्वारा जो छोटे छोटे प्राइमरी सेंटर होते थे जहाँ हम लोगों के पास थोड़े बहुत इक्विपमेंट थे, वो जुटाए जाते थे। बल्ब की रोशनी में ऑपरेशन करते थे हम। क्या
बात है। और उस समय पावर फेल बहुत होता था। हाँ, बिजली चले जाती थी कभी भी बिना कोई नोटिस के। जी जी तो फिर हम किसान टार्च होती है, आपको नाम याद नहीं होगा अभी जी। इसका। उस किसान टार्च की रोशनी में हम लोग ऑपरेशन करते थे। हम्म, तो वो दिन बड़े स्ट्रगल के थे, क्योंकि सारा देश ही स्ट्रगल कर रहा था। जी। वो पीढ़ी एक स्ट्रगल की थी। आज बिल्कुल। बिल्कुल बदल चुकी है स्थिति। इकोनॉमिकली बहुत भारत पिछड़ा हुआ था, और उस कारण से ये सब स्थितियां निर्मित होती। तो इन्हीं स्थितियों में काम करने के लिए अपने आप को एडॉप्ट करना था। तो ये नहीं सोचा कि अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। करो, जो समस्या आएगी उसी समय उससे, क्योंकि सर्जन जो होता है उसके पास कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि अचानक उसके सामने कोई संकट खड़ा होता है जी। उसको उस वक्त तो कोई सहायता नहीं होती, उसी की सूझबूझ से और सीमित साधनों में ही उसको वहाँ से निकलना है बिल्कुल सफलतापूर्वक। बिल्कुल। तो मैंने वो अपने आप को उस तरह से डेवलप किया, तो उसका मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि मुझ में डेयरिंग, साहस बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। जब आप एक अपॉर्चुनिटी होती है और चैलेंज होता है तो कुछ गेन भी होता है। तो उसमें मुझसे साहस बहुत बढ़ गया। मैं कहीं पे भी जाके कोई भी जटिल ऑपरेशन भी करने में सक्षम हो गया। तो मैं उन जटिल ऑपरेशनों को गांव में जाके करने लगा, और इस प्रकार से ये कारोबार चलता गया। क्या बात है, यानी कि पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो हम क्या करें ऐसा कि हम उनका इलाज कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, तो क्यों ना हम ही उन तक पहुंच जाएं। सर ने बताया भी कि जनजातीय लोग उन तक नहीं आते थे, तो कैसे वो गए, वहाँ पर ही जाकर कैंप्स लगाए और उन्होंने सर्जरी की। सर आपने सर्जरीज तो की ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने सुना है कि आपने बालिकाओं के लिए भी कुछ किया है, बालिकाओं के लिए भी ऐसी कई सारी चीज़ें की हैं जिनसे वो स्थापित हो पाए, करियर बना पाए और जीवन में आज एक मुकाम हासिल किया उनमें से कई लोगों ने। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जब मैं बच्चों के ऑपरेशन करता था तो उस समय कुछ किशोर अवस्थाओं की बालिकाएं आती थी, जी 14 साल, 12 साल, 13 साल, इस प्रकार की। वो रेंग के चलती थी, लंगड़ा के चलती थी, वो एक पैर छोटा होता था, वैसाखी लेके चलती थी। उनके आंखों में बड़ा निराशा का भाव होता था। उनका जीवन क्या है? न तो उनको अच्छा जीवन साथी मिल सकता था, क्योंकि वो खुद ही इस तरह से पीड़ित, न उनमें आत्मनिर्भरता थी, न आत्मविश्वास था, न क्षमताएं थी। तो उसको डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि इन बच्चों को अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो उन बालिकाओं को न केवल हम उनकी डिफॉर्मिटी करेक्ट करेंगे, उनके जीवन को सही दिशा भी दे सकेंगे और दशा भी दे सकेंगे। क्योंकि उनके जीवन की सुधारने का एक ही तरीका है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और सक्षम बनाया जाए। जी। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, आज हम सक्षम और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वहीं मुझे हुआ कि जब तक ये जो बालिकाएं आगे जाके माँ बनने वाली हैं, जब तक ये खुद अच्छी नहीं होंगी, तब तक कैसे आगे आने वाले भविष्य को सुधार पाएंगी। बिल्कुल। तो मैंने सैकड़ों या हजारों ऐसी बच्चियों के ऑपरेशन किए, और मुझे कहने में खुशी हुई है कि कई बच्चियाँ ऐसी थी जो रेंग कर चलती थी, और उन बच्चियों को जब हमने चलाया तो उनकी आंखों में, चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी पर आंखों में आंसू थे। बिल्कुल, एक आत्मविश्वास जब उनके अंदर आ गया तो आंखों से जो है बरबस ही आंसू झलकने लगे, और यही कहना होगा उनका कि आज हम एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, हमें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, हम आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकेंगे, और उन्हें भी कहते हैं ना कि आपने कहा कि एक मुस्कुराहट से ही आशीर्वाद मिल जाता है, तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि सर के थ्रू उन्हें एक आशीर्वाद मिला है जिसे वो आगे औरों तक भी पहुंचाएंगे। सर बुजुर्गों के लिए भी आप बहुत काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारी जीवन शैली की वजह से या फिर दूसरे अन्य कोई कारण हो सकते हैं। घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप हमें बताएं कि कैसे आप उनकी सहायता करते हैं। 2002 या 3 में अटल बिहारी जी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका घुटना प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ था जी। उस समय भारत में घुटना प्रत्यारोपण के ऑपरेशन यदा कदा होते थे, पर उसके साथ एक लोकप्रियता बढ़ी, लोगों में जागरूकता बढ़ी, और वो ऑपरेशन भारत में भी आए। और हमारे सेकंड टायर जो सिटीज़ होते, पहले मेट्रो सिटीज़ में आए, फिर सेकंड बी ग्रेड सिटीज़ में आए। तो इन सिटीज़ में जब वो ऑपरेशन आए तो मैंने सोचा कि मुझे वो सीखना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग करने के लिए मैं जर्मनी गया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, वहाँ पे फेलोशिप किया, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आया, और एक ऐसे घुटना जो इंडियन, भारतीय घुटना को डेवलप करने के लिए हमने एक टीम बना के डॉक्टर संचेती के असिस्टेंस में, मतलब उन्होंने गाइड किया, एक ऐसा घुटना प्रत्यारोपण इंडस नाम का बनाया,
और उसको प्रत्यारोपित किया। जी। दूसरा जो हमने किया कि बुजुर्ग, जैसे जैसे भारत इकोनॉमिकली अच्छा होता गया, बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई जी। तो इन बुजुर्गों जो 60 साल के ऊपर उम्र के हैं पर उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, या तो उनके बच्चे सक्षम है तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते जी। या वो बच्चे ही नहीं है या वो खुद इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, तो उन बुजुर्गों के ऑपरेशन के लिए 108 घुटना प्रत्यारोपण प्रतिवर्ष मैं निःशुल्क करता हूँ। क्या बात है, 108 घुटनों का निःशुल्क प्रत्यारोपण करते हैं सर हर वर्ष। सर शायद इसके लिए आपको अवार्ड भी मिल चुका है, आपका नाम भी दर्ज हुआ है। सर मैं जानना चाहूंगी उसके बारे में। हाँ, ये बड़ा खुशी का विषय है कि यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया और उसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया, क्योंकि उनको लगा कि ये इतना महंगा ऑपरेशन कोई जगह 5 लाख रुपए में होता है, कोई जगह 2.5 लाख रुपए में होता है, इतना महंगा ऑपरेशन एक करना भी मुश्किल है, तो एक साथ 108 ऑपरेशन निःशुल्क करना ये शायद एक बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने उसको नामांकित किया और सम्मान भी किया। बिल्कुल, और साथ ही साथ अवार्ड्स की बात चलिए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, राज्य सरकारों द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, स्वच्छता के लिए भी सर को अवार्ड मिले हैं। और साथ ही साथ एक घटना का जिक्र हम करना चाहेंगे यहाँ पर। सर आपके हॉस्पिटल के सामने ही शायद से एक ऐसी घटना हो गई थी जिसमें आपने 100% रिजल्ट दिया था और उस समारोह को आपने सुव्यवस्थित करने में बहुत सहायता की, तो हम जानना चाहेंगे उस घटना के बारे में, दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे प्रथम बार जब इंदौर को 2016 या 17 में स्वच्छता का प्रथम जो अवार्ड मिला इंदौर शहर को, ये इंदौर शहर के लिए बहुत बड़ा गौरव था। तो उसका एक अवार्ड सेरेमनी जो इसमें पूरी इंदौर की जनता को आमंत्रित किया गया था और नगर निगम के जो सफाई कर्मी है उनको आमंत्रित किया था, उनको सम्मानित किया गया था। तो इसमें इस कार्यक्रम में सारे प्रदेश की और देश की महान विभूतियाँ थी उसमें जी। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री वेंकटैया नायडू, शिवराज सिंह जी चौहान चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं के सामने ये पंडाल जो था, एक आंधी चली, तूफान आया, ये पंडाल गिर पड़ा जी। तो वहाँ जितने लोग थे एकदम कैजुअलिटी में फंस गए थे, क्योंकि पंडाल में बिजली का करंट फैलने का खतरा हो गया था। तो उस समय 100 पेशेंट हमारे, जो हॉस्पिटल सामने ही था तो सब उधर आए, 100 पेशेंट हमारे पास आए और उनमें से 22 पेशेंट थे जो आईसीयू में भर्ती थे और बड़े सीरियस पेशेंट्स थे जी। किन्हीं के फ्रैक्चर थे, कि शॉक में बेहोश हो गए थे, किसी का ब्लड प्रेशर डाउन चला गया था। तो उन पेशेंट्स को हमने 100 ही पेशेंट को 3 घंटे में रिक्यूप करके और विद इन 8 डेज सारे पेशेंट डिस्चार्ज करके एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी। प्रदेश शासन ने उसका संज्ञान लेते हुए विशिष्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि दिल से किसी के लिए दुआ निकलती है, तो सर जब ये बात कर रहे हैं तो दिल से तालियां निकल रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि खड़े होके सलाम ठोकना चाहिए कि नहीं, आपने इस तरह का काम किया है और इस तरह की सेवा की है, लोगों को प्रेरित भी आप कर रही हैं। सर आपने अपने यहाँ पे भी एक DNB करके शुरू की है थेरेपी, मैं जानना चाहूँगी कि उस बारे में वो किस तरह की है। जी, जब 2000 मैंने एक नया हॉस्पिटल जो 200 बेड्स का था इंदौर में शुरू किया था जी। तो उसमें हमें भारत सरकार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा ऑर्थोपेडिक में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की मान्यता प्राप्त की गई थी। तो उसके कारण से हर वर्ष जो 8 स्टूडेंट्स देश के विभिन्न एरियाज से आते हैं और हमारे पास ट्रेनिंग लेते हैं जी। तो मैं जब ये कैंप लगाता हूँ बच्चों के ऑपरेशन, हमारे यहाँ 20 बेड का एक निःशुल्क वार्ड है जहाँ पे हम इन बच्चों का ऑपरेशन करते हैं जी। पहले हम जहाँ जाके कैंप में करते थे, अब स्थितियाँ बदल गई तो अब हम हमारे यहाँ करने लगे पर निःशुल्क जी। उन स्टूडेंट्स को जब वो मेरे सानिध्य में काम करते हैं तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे गाइडेंस में जो 50 स्टूडेंट पूरे देश के तैयार हुए, वो आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं। क्या बात तो है, यानी कि बहुत सारे हाथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए सर ने लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी है ताकि वो समाज सेवा कर सकें और सिर्फ हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में इस तरह की सेवा भाव को वो हर जगह पे कर सकें और लोगों तक अपनी सहायता पहुंचा सके। सर मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, आपकी जो दिलचस्पी है वो संगीत में है।
तो मैं ये जानना चाहूँगी कि संगीत के थ्रू आप किस तरह से लोगों की सहायता करते हैं, क्योंकि संगीत से बहुत कुछ सही किया जा सकता है, उसे भी एक थेरेपी का रूप माना जाता है। संगीत का नाम सुनते से एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट, हमारे प्रसन्नता हमारे चेहरे पे आ जाती है। जी। संगीत वो विधा है जो आप पैदा होते से ही आप जो रुदन करते हैं, वो रुदन नहीं है, वो संगीत है। जी। पक्षी जो कलरव करते हैं वो भी संगीत, जी। झरने की आवाज़ भी संगीत। बिल्कुल। हर चीज़ एक संगीत से शुरुआत होती है और संगीत पे ही हम ख़त्म भी होते हैं। तो संगीत तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में मैं केवल ऐसे ही छोटे मोटे महफिल में गायन करता था, पर कॉलेज में मुझे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे मिले जहाँ मुझे अवार्ड्स प्राप्त हुए सुगम संगीत में। जी। तो मुझे लगा कि सुगम संगीत में मैं कोशिश करूं तो कुछ आगे जा सकता हूं। इस प्रकार मैं इन प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी अवार्ड अर्जित किए। पर सबसे बड़ा जो संगीत का जो मैंने सही उपयोग कर पाया वो ये था कि कुछ रागों पे आधारित थीसिस चल रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें हम ये बताते हैं कि कुछ राग ऐसे हैं, जैसे यमन है या कल्याणी है, इस प्रकार के कुछ राग ऐसे कि जिन रागों को अगर हम मरीज को निरंतर सुनाएं तो कुछ हेड इंजरी के पेशेंट, उनकी रिकवरी फास्ट होती है। जी। और जो जिन पेशेंट्स को पीड़ा दर्द होता है, आर्थोपेडिक के पेशेंट्स को दर्द होता है, अगर संगीत को उनको नियमित रूप से उनको सुने वो, तो उससे जो पेन किलर के डोजेस होते हैं जी। वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, अंत में मैं चाहूंगी कि समय की हमारे पास कमी है, तो 10 सेकंड के अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसा उपाय आप बता सके बुजुर्गों के लिए या ऑर्थोपेडिक्स जिनको दिक्कत होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं एक ही मैसेज बुजुर्गों नहीं, पूरे सभी के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए देना चाहूँगा कि हमें अपनी बोन्स, हड्डियों को स्ट्रांग रखना है। जी। आपका शरीर जो है, आपका ढांचा जो है, आरसीसी जिसको बोलते हैं, वो बोन्स है, हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे आप खड़े। अगर हड्डियां मजबूत रहेगी तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा तो दिमाग मजबूत रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए। बिल्कुल, हड्डियों को मजबूत रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। योगा से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। अपने शरीर को यदि आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी आप जीवन में वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सर, आप यहाँ पर आए, आपने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सेवा करते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी से आपने प्रेरणा अवश्य ही ली होगी और अपने आसपास आप ज़रूर, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने समाज के लिए ज़रूर कुछ ऐसा कीजिएगा, ताकि आपको रात को जब आप सोएं तो चैन की नींद आए, एक खुशी महसूस हो और आपको लगे कि मैंने भी जीवन में कुछ अलग करके दिखाया है, अच्छा करके दिखाया है। इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।